सर वेलकम टू आवर स्ट्रगल स्टोरीज एंड थैंक यू सो मच आप पार्ट बनने के लिए आए हमारे स्ट्रगल स्टोरीज की इस सीरीज़ का। अभी तक हम जितना भी आपके बारे में जान पाए हैं उससे ये तो साफ है कि आपने अपनी जर्नी के अंदर बहुत कुछ फेस किया है। तो हम चाहेंगे कि धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस वजह से, उसके पीछे रीज़न क्या रहा? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको, आपकी पूरी टिग्नोटी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में आज बुलाया है और इसका मैं पार्ट बन पाया हूँ। और जैसे कि आपका सवाल है कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग तक कैसे आया, सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेरी पहली चॉइस नहीं रही है। तो मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड और बचपन के बारे में बताना चाहूँगा। आई बिलोंग्स टू आर्मी बैकग्राउंड। मेरे पिताजी आर्मी में थे और मैं एक पूरे कैंट एरिया में जो कहते हैं ना परवरिश हुई है। एक ऐसा बच्चा जो शुरुआत से जिसके दो ही ड्रीम थे, या तो फौज में जाए या क्रिकेट खेले, है ना। दो ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया जीवन में यही दो चीज़ें करने की चाहत थी। लेकिन जैसे ग्रेजुएशन और स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उतने स्कोर्स मैं नहीं कर पाया और मैं दोनों ही जो चीज़ें अपने जीवन में करना चाहता था उन दोनों में ही फेल हो गया। ना मैं आर्मी में हूँ आज के समय पे और ना ही मैं क्रिकेटर बन पाया। तो एक समय जीवन में ऐसा आ गया कि जब ये सोचना पड़ा कि अब किया क्या जाए, बिकॉज इन दोनों के लिए मैं ट्रेंड था बिकॉज आप जानते हैं कि आर्मी बैकग्राउंड से अगर कोई बच्चा हो तो उसने सारे जीवन भर दो ही चीज़ें देखी होंगी, एक फ़ौजियों की दौड़ और उनकी बातें घर पे, और दूसरा जब सारे दिन आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने सचिन तेंदुलकर के अलावा और कोई नाम ही नहीं सुना होगा। नहीं। तो जब ग्रेजुएशन हुई और स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई तो आप मानेंगे नहीं, आज मैं जिस मर्जी मुकाम पे हूँ, लेकिन उस समय ये कहा गया मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को कि आपका बच्चा इस जीवन में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे हाईएस्ट मार्क्स मेरी सारी स्कूलिंग और सारी ग्रेजुएशन में मिला के 54% वॉज माई हाईएस्ट इन दी 10th क्लास एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन। मतलब ये मैं बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूँ कि मैंने 3 साल की डिग्री 4 साल में ख़त्म की थी। और आई वॉज रिजेक्टेड, क्या कहते हैं ना, हर तरीके से कि ये कुछ नहीं कर सकता। एंड आई बिलोंग टू ए फैमिली जहाँ पे मेरा छोटा भाई ही इज़ मतलब मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ कि ही इज़ मेंटली चैलेंज्ड। तो बहुत सारी परेशानियाँ थी घर पे, पिताजी फ़ौज में थे, भाई मेंटली चैलेंज था और मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं था। तो सडनली फिर अब क्या किया जाए, जीवन में कुछ तो करना था। तो हमने फर्स्ट जॉब मैंने जो अपनी ज्वाइन करी वो एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव इन एयरटेल में उस समय मैंने शुरू किया। आई थिंक 2001 की बात है, 2001 में मैं कॉल सेंटर में मैंने ज्वाइन किया चंडीगढ़ में। 6 महीने जॉब करी और उसके बाद मुझे ये बोला गया कि इससे तो शायद आप अपना परिवार नहीं चला पाओगे और जीवन में क्या कर पाओगे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी व्हाई डोंट यू जॉइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे आप अच्छा अपना करियर बना सकते हो। सो मैंने एक बहुत दूर चंडीगढ़ से एक जगह है, हिसार करके जगह है, आपने सुना होगा, इट इज़ वेरी फार। और मेरे पिताजी जब चंडीगढ़ से मूव हो गए थे जेन में, बिकॉज आई बिलोंग्स टू जेन के, मैं जम्मू से हूँ, माता वैष्णो देवी के चरणों में हम लोग रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद था। तो पिताजी जब चले गए तो मेरे पास एक सिर्फ स्कूटर होता था, एनवी वेस्पा, चंडीगढ़ में बहुत यूज़ होता है, तो कॉलेज टाइम पे उसी में जाता था। तो मुझे जो जॉब मिली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो मिली आई थिंक 250-300 किलोमीटर है चंडीगढ़ टू हिसार, वो हिसार में मिली। एंड आई डिडंट नो एनीबडी इन हिसार, लेकिन मुझे ज्वाइन करना था तो मेरे पास स्कूटर था, स्कूटर में मैंने सामान रखा अपना सारा, बैग, मतलब कॉलेज पास आउट एक बच्चा जिसको कोई नहीं जानता हिसार में, बैग मैंने अपने आगे रखा, 2 बैग मैंने पीछे टांगे और मैं हिसार के लिए निकल गया। हिसार पहुंचा शाम को 6:30-7 बजे और वहाँ जाके मैंने एक पीसीओ में, तब पीसीओ और एसटीडीज होते थे, मैंने उनको बोला कि मैं नया आया हूँ, मुझे यहाँ कोई घर चाहिए रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक पीजी रेफ़र किया, मैं वहाँ पीजी में रहना शुरू किया और मैंने जॉब करी वहाँ पे 5-6 महीने। देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सिप्ला, मतलब इट्स अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड इन माई होम टाउन मैं जम्मू वापस आ गया और पेरेंट्स के साथ रहने लगा।
लेकिन इस दौरान दोनों ही कंपनीज़ में मैंने क्या देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू वर्क। मैं कहता हूँ कि फ़ौज की कहते हैं ना, जब आप रिक्रूट जब जाता है, जो उतनी मेहनत उसको करनी पड़ती है, उतनी एक सेल्समैन को, मैं बेसिकली अपने आप को हरदम सेल्समैन कहता हूँ कि मैं सेल से जुड़ा आदमी हूँ। और जो इंसान कुछ बेच नहीं सकता वो कुछ कर नहीं सकता है। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको आज नहीं तो कल बेचना सीखना पड़ेगा, चाहे अपनी बातों को बेचना हो, चाहे अपने विचारों को बेचना हो, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचना हो, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आपकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मैं वहाँ पे ये कहता हूँ ना, अपने अंदर एक कला को पैदा कर पाया, जिसको आप कहते हैं बेचने की कला, अपने आप को सामने रखने की कला। और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। पढ़ने की इसलिए अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि बचपन में नहीं पढ़ा, तभी स्कोर अच्छे नहीं आए, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और वो बाद में करनी पड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दौरान। सो जिन मॉलिक्यूल्स, जिन सेल्स, जिन बॉडी के ऑर्गन से मैं घबराता था, डरता था पढ़ने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेरे लिए वो एक मजबूरी बन गई कि बेटा पढ़ेगा नहीं, इनको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो डॉक्टर से बात नहीं कर पाएगा, तो मुझे पढ़ना पड़ा। सो सेलिंग स्किल्स एंड जो कंटेंट है, दोनों मेरा वहाँ पे प्रिपेयर हुआ। वाइल्ड वर्किंग फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मुझे ट्रेनर का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये नौकरी सही है, मैं क्या थैला लेके दवाइयाँ बेचता रहता हूँ, ये बंदे की नौकरी ज़्यादा बढ़िया, टाई पहनता आता है, स्टेज पे सब कुछ समझाता है, मस्त है, ये यही करना है मुझे। मतलब एक ड्रीम पैदा हो गया कि ट्रेनर बनना है अब। और तो कहते हैं जब दिल से आप कुछ चाहते हो तो भगवान अपने आप रास्ते वो खोल देता है। और वैसे ही हुआ। मैं 3-4 साल ऐसे कुछ गुजर गए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं पैसे भी कमाने लगा, परिवार वाले भी किसी हद तक, पेरेंट्स भी लगा कि हाँ हमारा बेटा कुछ कर सकता है, महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो इट इज़ गुड इनकम टू हैव। हाँ, फिर मुझे कॉल आती है एक बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से और उसमें प्रोफाइल था ट्रेनर का। तो मैंने माता वैष्णो देवी को थैंक यू कहा कि यार फाइनली आपने जो मेरी ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और इस तरह से मेरा पहला जो होता है ना, जो सपना था नॉट डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेनर बनने का। मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मुझे इतना पता था कि मुझे ट्रेनर बनना है और मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी आज सामने आके खड़ी है। मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट कंपनी। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड और आई हैड वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दैट कंपनी एंड आई हैव लर्नड अ लॉट इन दैट। वाओ, सो नाइस। एक्चुअली आपने जहाँ से भी शुरुआत की, सबसे पहले लोग, ज़्यादातर यही होता है कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में फेलियर ही कहलाता है। तो बेसिकली हमें हमारे फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको साथ लेके अपने आप को प्रूव करने का स्पिरिट रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मैंने कहाँ से सीखा? मैंने अपने पिताजी से सीखा। और उस बैकग्राउंड, आई एम थैंकफुल कि मैं एक फ़ौजी के घर में पैदा हुआ था। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? बिकॉज एसएसबी के लिए जब हम लोग प्रिपेयर करते थे अपने आप को, मतलब आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, बट व्हाट आई हैव लर्नड कि जब आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपका ये ज़रूर देखा जाता है कि इंसान कितनी बार फेल हुआ है लाइफ में। क्योंकि अगर आप फेल हुए तो आपको उठ के, क्या कहते हैं ना, गिरे हुए को उठ के भागने की शक्ति होती है। उसको पता है कि ये फेलियर सहने के बाद ये लाइफ में इसको पता है कि कैसे इससे जूझना है। और जो इंसान कभी ज़िंदगी में फेल ही नहीं हुआ, जब उसके सामने फेलियर आएगा वो उसके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई एम थैंकफुल एंड आई वुड टेल पीपल कि अगर आप ज़िंदगी में आज फेल हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं जिसमें आज अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। बस वो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें ना, उसमें बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। और सक्सेस हमेशा स्ट्रगल के बाद ही मिलती है। और आपका प्रोग्राम भी उसी नाम से, और ये बिल्कुल सही है। जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने नाम यही सोच के लिखा था। हर कोई, जहाँ देखो, स्ट्रगल के बारे में कोई बात नहीं करता है। हर कोई उसी इंसान को पूछता है जो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल है। हर इंसान स्ट्रगल से डरता है, लेकिन स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ये कोई नहीं समझता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोग आज लीडर्स, बहुत सारी कंपनीज में देखता हूँ, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और मर्सिडीज़ की बातें करते हैं ना। लोग उनको देख के पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन शायद उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता कि उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, तब वो गाड़ी वहाँ तक पहुँची है। तो हमें
गाड़ी का ड्रीम तो ज़रूर रखना है, या किसी एक व्यक्ति को आपने फॉलो ज़रूर अपने जीवन में करना है, लेकिन आप सबसे ज़रूरी है कि आप उसके पिछले 10 सालों का जो उसका स्ट्रगल रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन साथ साथ उसके उस मेहनत को भी फॉलो कीजिए, तभी आप सेम रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज मैं कहूँगा इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप सेम रिजल्ट अचीव कर सकें उसकी बिना स्ट्रगल को झेले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया स्ट्रगल इज़ द पार्ट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम बहुत बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप कुछ दिन के अंदर या फिर 6 साल कुछ महीने आप मेहनत कीजिए और उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये गाड़ी आपकी हो जाएगी, बंगला आपका हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने अपने जीवन में ऐसे 1-2 चमत्कार देखे होंगे, मैं इनको चमत्कार ही कहूँगा, और चमत्कारिक रिजल्ट ऐसे कुछ नहीं होते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आज करिए और कल आप रातों रात अमीर होने वाले हैं, तो सरासर झूठ है। ऐसे लोगों से बचिए। आप ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी काम में कुछ सालों तक रेगुलर आप मेहनत करते हैं, कुछ वर्क एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आज मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जुड़ता हूँ या इस पर्टिकुलर प्लान में काम करना शुरू करता हूँ, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ और आज से हफ्ते के बाद मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी होने वाली है, तो शायद मुझे तो नहीं लगता। मैंने अपने करियर में जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, लोगों से मिला हूँ, और तो ये मुझे नहीं लगता कि सही बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही बोल के किसी को प्लान दिखाते हैं या फिर यही बोल के अपनी कंपनी ज्वाइन करवा लेते हैं कि आप आइए और 6 महीने ही तुमको काम करना है और उसके बाद तो गाड़ी बंगला सब तुम्हारा। ये सरासर झूठ है। हमने तो एक्सपीरियंस किया, लेकिन कोई इस चीज़ को कैसे पहचान सकता है कि कौन सी कंपनी उसके लिए सही है? क्योंकि जो व्यक्ति जिस कंपनी में होता है उसके लिए वही कंपनी सबसे बेस्ट होती है। देखिए मैम, मेरे हिसाब से हर कंपनी अच्छी है जी। हर प्लेटफॉर्म बहुत सही है, हर कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को समझना ज़रूरी है। हम इसको ना 3 अलग अलग वर्ड से लोग इसको जानते हैं। कुछ लोग इसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और आप देखिए इस इंडस्ट्री में कौन लोग जुड़ते हैं, कौन लोग जुड़ते हैं? ज़्यादातर महत्वाकांक्षी लोग जो जीवन में अपना कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने जीवन में एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी का क्या कहते हैं ना, ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ से वो एक अच्छी इनकम पा सकें और एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी पा सकें और एक अच्छे प्रोडक्ट भी अपने घर पे ला सकें, जिससे उनके घर में उनके परिवार को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके रिश्तेदारों को फ़ायदा मिल पाए। लेकिन कुछ एक गलत कमिटमेंट्स की वजह से लोग इस बहुत ही, मैं कहूँगा एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसका नाम हम में से कुछ लोगों ने ख़राब कर दिया है। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है ना। MLM क्या है? MLM कुछ नहीं है। ना हम नेटवर्क को मार्केट करते हैं, ना हम मल्टी लेवल कुछ चेन्स और पिरामिड को क्रिएट करते हैं। हम बेसिकली एक इंडस्ट्री का पार्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज़ व्हाट? डायरेक्ट सेलिंग इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू समबडी डायरेक्टली, है ना। किसी को आपने प्रोडक्ट डायरेक्टली दिए, आपने खुद इस्तेमाल किए, किसी और व्यक्ति ने उसे इस्तेमाल किया, और उसी प्रोडक्ट के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी भी उसको दी कि अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो लेता है तो ना केवल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही साथ एक वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी चल सकता है अगर वो चाहे। लेकिन जब आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसको उसके पीछे की जो मेहनत का जो होता है ना ग्राफ, कि आपको कब, कहाँ, कैसे करना है, कितना करना है, वो हम नहीं दिखाते। हम प्रोडक्ट और प्लान के साथ सीधा उसका गाड़ी का एक होता है ना गोल का पिक्चर लगा देते हैं। और हमारे साथ जुड़ते कौन है? आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, कि एक रिक्शा पुलर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है ना, एक डायरेक्ट सेलर आपका बन सकता है, एक डॉक्टर भी आपका डायरेक्ट सेलर बनेगा। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क होता है आप समझ सकते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क। लेकिन प्रोडक्ट उन दोनों को सेम बेचना है, बिजनेस प्लान दोनों को सेम समझना है। और आप इतने लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, आप इतनी कंपनीज़ के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप बातचीत करते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करना इतना आसान काम है? नहीं, उसके लिए विजन चाहिए। आप किसी को अमीर बनने का तब तक नहीं बता सकते जब तक वो खुद अमीर नहीं बनना चाहता है। वो एक चीज़ है।
बिजनेस प्लान की कैलकुलेशन जब हम किसी को समझाते हैं कि 2000 इधर, 4000 इधर, 6000 इधर, 10,000 इधर, Yes, exactly. क्या आपको लगता है कि एक गांव का व्यक्ति जो 10वीं पास भी नहीं है वो इस चीज़ को समझ पा रहा होगा? नहीं, एक्चुअली जब ऐसा होता है तो डायरेक्टली लोग पूछते हैं इन सब चीज़ों को साइड में रखो, तुम मुझे बताओ मुझे करना क्या है और मैं कितने टाइम में मुझे क्या मिल जाएगा। आप सोचिए जब वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए Exactly. इतना मुश्किल है, तो वो कितना आपके बिजनेस प्लान वाली इन चीज़ों को समझ पाया होगा? नहीं, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपने जो सवाल पूछा था, सही कंपनी कौन सी है, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लेवल का रखे, उनको इजीली समझ में आए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करे जो लोगों को समझ में आती हो, है ना। मेरे लिए व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, मेरा प्रेफरेंस हरदम रहता है कि मैं जितना हो सके लोगों की लैंग्वेज में बात करूं जो लोगों को समझ में आए। बिल्कुल। क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आया, हो सकता है मैं सुनने में बहुत अच्छा लगूं, मेरी लैंग्वेज लोगों को बहुत लगे कि यार क्लासी है, बट दैट मतलब वो किसी काम की नहीं अगर लोगों को समझ में नहीं आती है। फॉर अस डायरेक्ट सेलिंग इज़ इमोशनल बिजनेस, इमोशनल वीवर, जहाँ पे वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो प्रोडक्ट बाद में लेते हैं, सबसे पहले आपकी बातों को लेते हैं। तो एक विश्वास का बिजनेस है ना, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। गलत कमिटमेंट्स ना करे जो कंपनी, सही चीज़ें तथ्य सामने रखे, लोगों को ट्रेन करे, उनको एजुकेट करे, सही प्रोडक्ट दे, सही दाम पर दे और सही समय पे हर वो चीज़ करे जो लेजिटिमेट है एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस है। ओके, एग्जैक्टली। अभी जैसे हमने आपके बारे में जाना है तो हमें ये तो पता लगा कि आपने बहुत सारी कंपनीज के साथ एज अ ट्रेनर काम किया मैनेजमेंट टीम के अंदर, तो आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इस दौरान, आपके 13 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बातें जो सभी को पता होनी चाहिए, तो कुछ हमारे यूज़र्स को भी बताइए, व्यूअर्स को। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, आप जब भी किसी कंपनी का क्या कहते हैं ना, आप चुनते हैं कि मुझे किस कंपनी के साथ जुड़ना है, सबसे पहले आप कंपनी को नहीं चुनते हैं, आप व्यक्ति को चुनते हैं, है ना। कंपनी कभी आपके घर पे नहीं पहुंच रही है, आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। सो आप ऑब्वियसली आप लोग उन पे ट्रस्ट करते होंगे, उस व्यक्ति को जानते होंगे, तो आप हर तरीके से पहले तथ्य जान लें, कंपनी का बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, आप व्यक्ति के बारे में जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको रातों रात अमीर बनाने की बात कह रहा हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो चमत्कारी हो और अगले दिन ही आपको बीमारियों से ठीक करने वाला हो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसमें समय लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ चीज़ों को, एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। दूसरा रहा एज अ मैनेजमेंट, मैंने जब बहुत सारी कंपनीज़ में अलग अलग लेवल पे काम किया है और मैंने लगभग 2 से 3 कंपनीज़ को हेड किया है इंडिया में। और ना केवल ट्रेनिंग में, ऑपरेशंस में, मतलब ओवरऑल हेड किया है। तो मैंने क्या पाया है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे एक इंटरनेशनल फॉरेन कंपनी हो, कोई भी ऐसी कंपनी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर और मैनेजमेंट के बीच में गैप रहता है, कम्युनिकेशन गैप, वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स के बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं रहना चाहिए। बिकॉज मार्केट में कौन काम करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डायरेक्ट सेलर काम करता है। ही नोज़ कि क्या चल रहा है ना, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें राइट फीडबैक लेनी चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनीज़ को भी लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग कि 100% मैनेजमेंट को लीडर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए, बट ये ज़रूरी है कि आप राइट फीडबैक लेके अकॉर्डिंगली उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके सही होने चाहिए, सही होने चाहिए मतलब आपके प्रोडक्ट एज पर दी नीड एंड डिमांड ऑफ द मार्केट होना चाहिए। मी टू पे हमें नहीं जाना चाहिए कि पर्टिकुलरली वो कंपनी इस पे बहुत अच्छा कर रही है तो मुझे भी इस पे आना चाहिए। मुझे अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया जैसी मार्केट में जब काम कर रहे हो, मेरा ये मानना है कि हम लोग यूरोप में नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं। तो हमारे इंडिया में लोग प्राइस कॉन्शियस हैं और हमें लोगों की पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हो, इट शुड बी पॉकेट एंड फ्रेंडली, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं, जिनके कारण बिजनेस में भी उनके उतार चढ़ाव रहता है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने ही कंपनी को, इस इंडस्ट्री को ख़राब किया है, स्पेशली जितने भी नई कंपनीज मार्केट में आती हैं,
वो गलत कमिटमेंट्स करती हैं लोगों के साथ, बहुत जल्दी ग्रो करने के चक्कर में कई तरह की गलत चीज़ें फैलाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ भी धोखा होता है और इंडस्ट्री का नाम भी खराब होता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, आपकी नज़र में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बदलाव ला रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस? पॉजिटिव चेंजेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज भी इंडस्ट्री का जो दर्जा है, मतलब वी आर स्टिल वेटिंग की गाइडलाइंस, और कुछ हम लोगों ने आगे पड़ाव डाले हैं और आगे और भी बहुत कुछ अच्छा और नया होने वाला है इस इंडस्ट्री में। एंड अगर आज भी देखें तो लगभग ड्यूरिंग लॉकडाउन और ड्यूरिंग एनी रिसेशन टाइम, मतलब किसी भी रिसेशन टाइम में भी ये इंडस्ट्री हरदम ग्रो ही करी है। अगर आप देखें 2017-18 में लगभग 11,000 करोड़ की थी, 2018-19 में लगभग 13,500 करोड़ की है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर दिस ईयर। मतलब इस साल भी ये ग्रो कर रही है। लॉकडाउन में भी जितनी भी मेरी बातचीत हुई है मेरी अपने अलग अलग कंपनीज में दोस्तों से एंड फ्रेंड सर्कल में, सो मैंने कोई इंडस्ट्री में अभी तक देखा नहीं, किसी कंपनी में सुना नहीं है कहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया हो। मैंने नहीं सुना है कि किसी की सैलरी कट्स हुई हो। बहुत रेयर है, अगर हुआ भी होगा तो बहुत छोटे अमाउंट में या बहुत कम कंपनीज में ऐसा हुआ होगा। डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स जो अपना काम कर रहे थे उनको कहीं पे भी उनकी इनकम में कमी नहीं हुई है। आई हैव सीन कि हर वो कंपनी हिंदुस्तान में ग्रो हुई है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो, कोरोना के टाइम पे, जो अच्छा कर रही थी, अच्छा कर रही हैं और अच्छा आगे भी करेंगी। और ये दर्शाता है कि जब जब बुरा वक्त आता है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, एक इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी चैलेंजेस नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में ही है। और इसका कारण क्या है कि हम लोगों से जुड़ते हुए लोगों के साथ काम करते हैं। इट इज़ नॉट शॉप सेलिंग कि कस्टमर आपके दुकान पे आएगा तब आपने सामान बेचना है। हम कस्टमर के घर जाते हैं या हम लोग डायरेक्टली कस्टमर से बात करते हैं और उनको सामान उनके घर तक पहुँचाते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है, आज ये विमेन एम्पावरमेंट पे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर रही है। आज देखिए कि कुल जनसंख्या का जितना टोटल लोग आज डायरेक्ट सेलर्स हिंदुस्तान में हैं, उसकी 50% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। सेकेंडली, हम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, ये मेरी रिक्वेस्ट है सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से भी जो छोटे लेवल पे भी काम कर रही हैं, आई नो कि बड़े लेवल पे जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सब में एक ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को एम्पावर करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन हो, दैट नॉट ओनली हेल्प देम, कि वो उनकी सिर्फ उनके बिजनेस में मदद नहीं करता है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी मदद करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग कई तरीके से आज लोगों की मदद कर रहा है, ना केवल बिजनेस में, उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस लाने में ये हेल्प करता है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। एक्चुअली हम लोग खुद ये चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हैं कि जो लेडीज़ कभी किसी से बात भी ठीक से नहीं कर पाती थी, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के बाद उन लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। वो उभर के सामने आती हैं, पब्लिक के सामने अच्छे से बात कर पाती हैं। इवन हम लोग बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को भी कोशिश करते हैं कि उनसे हम बात करें आगे जाके, जो एक अच्छे मुकाम पे हैं, ताकि वो लोगों के लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ सके, थोड़ा और कॉन्फिडेंस उन लेडीज़ को दे सके जो थोड़ा हिचकिचाती हैं घर से बाहर। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग ने, आई एम प्राउड दैट मैं पार्ट हूँ डायरेक्ट सेलिंग का। मतलब मेरे जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई कि व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे मौके मिले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के किसी और इंडस्ट्री का पार्ट बनूं। बट आई हैव एवर, मतलब हरदम मैंने ये कहा है, नहीं, मुझे प्यार है डायरेक्ट सेलिंग से, मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, कुछ लोगों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब होता है, बट मुझे पता है अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करें और लोगों को सही चीज़ सही दाम पर और सच्चाई के साथ दें, तो कोई भी इससे प्यार करने से मैं छूट नहीं सकता। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक रिक्शा पुलर आज एक गाड़ी का सपना देख सकता है, एक हाउसवाइफ जो अपने घर में 4 लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, आज वो स्टेज पे खड़े होके हज़ारों लोगों का एक कहते हैं ना, एक ज़रिया बन गई है जिससे महिलाएं मोटिवेट होती हैं। तो मुझे लगता है अगर हम इसको पॉजिटिव इसकी चीज़ें देखें तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही पॉजिटिव इंडस्ट्री है और आगे भी काफ़ी युवाओं को, महिलाओं को और लोगों को ये आगे बढ़ने में मदद करेगी। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली लोग सिर्फ नज़रिए की वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं और फिर जैसे अभी हमने बात की कि कुछ लोग जो गलत तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं उनकी वजह से पीछे रह जाती है। अगला सवाल मेरा इसी से थोड़ा लिंक्ड अप है।
अभी हम देखते हैं बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज खुलती हैं, कुछ चलती हैं, कुछ एकदम बंद हो जाती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वो फ्रॉड करने के लिए ही आई होती है मार्केट के अंदर कि कुछ समय रह के पैसा जुटाया जाए और फिर वहाँ से चला वाइंड अप कर दिया जाए कंपनीज को? क्योंकि जब भी कोई कंपनी से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसके सपने कंपनी से जुड़ जाते हैं। अब जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम कोई लेता है तो दुख तो सभी डायरेक्ट सेलर्स को होता है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एथिकली काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन वहीं कोई सामने से आके बोलता है अरे तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, ये कंपनी वैसी, वो कंपनी वैसी। तो मेन रीज़न क्या है ऐसा कुछ होने के पीछे? देखिए, मैंने कहा इंटेंशन किसी की गलत नहीं होती है, सभी सही इंटेंशन के साथ करते हैं, बट तरीके हमारे गलत होते हैं। देखो तरीके सही, पहला तरीका जो बार बार मैं कहता हूँ, शायद बहुत सारी कंपनीज अभी भी चल रही होंगी, उनके बहुत बड़े लेवल पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो शायद आज भी नहीं जानते होंगे कि क्या वो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है या MLM का पार्ट है। अब ये डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होती है। जैसे शब्द मेरे होंगे वैसे शब्द मेरे परिवार के होंगे, है ना। घर में अगर बच्चा भी सीखता है तो सबसे पहले पेरेंट्स से सीखता है कि घर में मेरे पिताजी, मेरी माता पिता क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जैसे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं अपनी जितनी भी टीम मेंबर्स हैं कि आपको पता होना चाहिए आप किसका पार्ट है ना। आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग खूबसूरत इंडस्ट्री है। मैं MLM को कभी, मुझे नहीं पता क्या है MLM, मेरे को पता ही नहीं MLM क्या है। एंड जब लोग स्टार्ट करते हैं शायद सबको बहुत आसान लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी है। आपको सिर्फ कुछ लोग चाहिए, चंद लोग चाहिए, पैसा चाहिए और एक बिजनेस प्लान चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस सब को शुरू करने से पहले किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले कहते हैं ना, इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा काम है जहाँ आप एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट एक अगले व्यक्ति तक पहुँचाते हैं और आप उसको घर पे बैठे एक काम करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, दैट्स इट। जहाँ पे अब देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है। दूसरी तरफ बातें ऐसी होती हैं कि आप पावर लेग ले लीजिए, है ना, आप ये ले लीजिए, आप इतना कीजिए, आप इतनी सेटिंग ले लीजिए और इतना पैसा आपको कल से आने लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप सोचिए जिसकी शुरुआत ऐसी होगी तो उसका अंत कितना सुनहरा होगा। तो जो आपका सवाल है मेरे इस जवाब में छुपा हुआ है कि जब आप स्लो एंड स्टेडी चलते हैं, आप बहुत जल्दी में नहीं होते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं होते हैं, तो आप कभी भी कोई गलत कमिटमेंट भी नहीं करते हैं। जब आप बहुत जल्दी आसमान छूने की कोशिश करते हैं और आप बहुत जल्दी सब कुछ कर लेने की चाह रखते हैं तो आप गलत कमिटमेंट्स भी करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा रखेंगे, आप मार्केट में गलत चीज़ें भी दोगे और गलत चीज़ों के कमिटमेंट्स भी करोगे और जिसकी वजह से आप कंज्यूमर के साथ चीटिंग करते हैं।